अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे ग्रामर का एसएससी सीपीओ के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टेंस। टेंस। तो दोस्तों, टेंस बताने से पहले बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि टेंस क्या है। तो अधिकतर लगभग 99% स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि टेंस काल है। काल, जो कि गलत। दोस्तों देखो, काल आपने बोला काल, लेकिन क्या आपको फिर मैं पूछूं काल क्या है तो आप बता पाओगे काल क्या है? तो इसका मतलब टेंस की डेफिनेशन में क्लियर ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि जो अब तक पढ़ा है क्या वो गलत पढ़ा है। तो दोस्तों यकीन मानिए, पढ़ने का एक वे आपका चेंज करना पड़ेगा आपको। और हकीकत में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बहुत सारी आपकी जो गलत फहमीज हैं वो भी आपकी क्लियर होंगी, यहाँ से दूर होंगी। और एग्जाम को टैकल करने के लिए जो स्पीड और जिस तरीके से एक इंग्लिश लैंग्वेज से आपको डर जो लगता था, वो एक्चुअली में लगता है इसी तरीके से, क्योंकि आप गलत तरीके से पढ़ते थे। अब आज के बाद आप एक पढ़ने का नया वे लीजिए और सीखिए चीज़ों को किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं कम समय में। तो टेंस क्या है, देखिए, टेंस को अगर मैं डिनोट करूं एक वर्ड में तो फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप कहोगे सर ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना है फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं दोस्तों, एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल चैंपियन बना दूंगा बिल्कुल इंग्लिश में। टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, ये वर्ब की फॉर्म है। दैट टेल अबाउट एनी इंफॉर्मेशन possessions, action and happening at a particular point of time। देखिए दोस्तों, इसे टेंस बोलते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की एक फॉर्म है। दैट टेल अस अबाउट एनी इंफॉर्मेशन, पोजीशन, एक्शन एंड हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बताती है, पोजीशन को शो करती है, रिप्रेजेंट एक्शन को बताती है, हैपनिंग को बताती है, किसी भी एक निश्चित समय, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, को टेंस जो हम अब तक देखते हुए आए हैं, देखो, ऐसा नहीं है कि टेंस टेंस की अपनी कोई औकात नहीं होती है। अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल, अगर मैं बात करूं तो टेंस कुछ नहीं होता। टेंस ना पूरा डिपेंड टोटली वर्ब पे होता है। वर्ब की तो रूप होता है, ये वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है कि टेंस काल है तो उसको अभी के अभी बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, उसको अभी कभी डिलीट कर दिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम कॉन्सेप्चुअल पढ़ो चीजों को। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह रहे हो कि टेंस की अपनी कोई औकात नहीं होती? तो देखो, ही वर्क्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा देखो, यू वेंट टू स्कूल। अभी आपकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, वेंट आर वर्ब्स, ये सभी वर्ब हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या कहोगे? सर एस लगा हुआ है, सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है, आप कहोगे सर V2 है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। ये सर इज एम आर ING, ये तो प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता कैसे चला ये? आपको कैसे इसका पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कैसे इसका पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? कैसे इसका पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो आप कहोगे सर वर्ब को देखो ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। वर्ब ही तो डिसाइड करती है कि टेंस कौन सा है। टेंस की अपनी तो कोई औकात नहीं होती, ठीक है। सिर्फ वर्ब आपको बताती है कि टेंस। अगर मैं इसको यहाँ पर अभी लगा दूं विल, तो आप कहोगे सर फ्यूचर बन गया। V2 लगा दिया, पास्ट बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये वर्ब डिसाइड करती है, वर्ब नहीं तो टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये वर्ब की एक फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये टेंस क्या है? टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देती है, पोजीशन के बारे में बताती है, एक्शन के बारे में। जैसे एक्शन को डिनोट कर रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्शन को बता रहा है। मैंने कहा यहाँ पर आई हैव ए कार, तो देखो ये यहाँ पर वर्ब है, ये पोजीशन को बता रही है, यहाँ पर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे पास एक कार है, मतलब मेरा अधिकार है। पोजीशन क्या है? कोई चीज किसके पास होना, उस पर उसका अधिकार होना, ठीक है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, दैट मीन्स ये पोजीशन को दिखा रही है, ये एक्शन को दिखा रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो वर्ब है वो डिनोट करती है, वो बताती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि टेंस कौन सा है। क्लियर है ये चीज? तो दोस्तों इतने इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम सबसे पहले। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों ये तो पाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अभी आपने देखो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सा पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर मैं जब ये कराऊंगा वन बाय वन तो मैं सबके नाम लिखता हुआ चलूंगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, देखो मेरे अनुसार जो भी चीज को पढ़ो विद स्पेलिंग पढ़ना। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि ये एकेडमिक या स्कूल का एग्जाम नहीं है कि अभी आपका की स्पेलिंग पे आपका मार्क्स नहीं कटेगा। दोस्तों जब कभी कभी इंडेफिनिट की स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इंडेफिनिट की स्पेलिंग ही पूछ लेता है स्पेल एरर में, ठीक है। जब वो 4 ऑप्शन आपको एग्जामिनर देता है, तो इंडेफिनिट जो भी पढ़ना विद स्पेलिंग पढ़ना, पता नहीं कब कौन सा वर्ड आपके एग्जाम में आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको पहले समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा बिल्कुल, पर इसको सिंपल से याद रखना। यहाँ पर भी आपको हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, कोई भी रिपीटेड एक्शन, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी रेगुलर एक्शन यानी कि जो आपकी डेली पे होती है, कोई भी ऐसी चीज जो आप डेली करते हो, जो भी चीज डेली जो है एक्शन होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सच है, कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सच है, ठीक है। तो जब भी और हैबिचुअल एक्शन सब कुल मिलाकर के वही है सब चीजें। तो कोई भी ऐसी चीज जो डेली एक्शन में होती है, रिपीटेड एक्शन में होती है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर इन चारों की कभी भी कोई भी बात होगी तो उसमें कौन सा टेंस यूज होगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें हमेशा यूज होगा, हमेशा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कभी भी वो किसी और टेंस में वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। देखो दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला द अर्थ इज मूविंग, समझना बात को, अराउंड द सन। मैंने कहा द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ बाद में दोस्तों बताऊंगा और राउंड और अराउंड में क्या डिफरेंस है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, आपको मूव्स लगाना पड़ेगा,
क्यों सर? यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी करती थी, आज भी कर रही है, करती रहेगी। मैं कहूँ इस तरीके से, एक और देखो, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 यूज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। मैंने कहा मैं डेली क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि मैं डेली एक्शन के बारे में बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मतलब जब मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं कि एक दिन की बात करूँ या डेली के बारे में? डेली के बारे में। तो जो चीज रिपीटेड हो रही है, रेगुलर एक्शन हो रहा है, उसमें भी V1 यूज होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल एकदम चीजों को बड़े हल्के में, बिल्कुल कोई दिमाग पर जोर मत डालना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, चार चीजें बस ये सिंपल आपको याद रखनी है। हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जिस चीज के हम आदी होते हैं, जो चीज हम डेली करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जैसे मुहावरे हो गए, जो बिल्कुल सच होते हैं, जिसमें हम कोई भी चाहकर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर मैं सिंपल बात में बताऊं तो लगभग इसको आप कह सकते हो, जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सच, जो पूरे ब्रह्मांड में इसको सब सच मानते हैं, उसको झूठ नकारा ही नहीं जा सकता। रिपीटेड एक्शन, जो डेली एक्शन होता है। ठीक है, रेगुलर एक्शन वही, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, मतलब वो डेली होगा। और रेगुलर एक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी चारों चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है भाई, बस यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो अब हम जानते हैं इसके एफर्मेटिव के बारे में समझते हैं। देखो एफर्मेटिव क्या कहता है। एफर्मेटिव विद स्पेलिंग, जो भी करना है विद स्पेलिंग करना है। देखो इस तरीके से पढ़ो, जैसे आईएएस में एग्जाम में बच्चे पढ़ते हैं ना, आईएएस के बच्चे थोड़ा पढ़े लेकिन ऐसा पढ़ते हैं कि फिर उसमें से कुछ भी आ जाए। तो वही हमारे यहाँ क्या होता है ना, बच्चा सब कुछ पढ़ लेता है, वो भी चार चार पांच पांच बार, उसके बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। ठीक है, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यही पढ़ते हो, सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो बताएंगे करने सब्जेक्ट क्या होता है, इतने छोटे थोड़े हम। सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, यही होता है। दूसरा एक ये भी होता है, देखो प्लस ऑब्जेक्ट तो खैर आएगा ही बाद में। ठीक है, ये चीज। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है माइंड में, सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में डूडस कहां से लगा दिया, है ना? चलो इसके ऊपर ना काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा ये कब यूज होता है। ठीक है, और इसका जब ये यूज होता है तो इसका मकसद क्या होता है, वहां पर क्यों इसको एफर्मेटिव में भी यूज कर लिया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। देखो सब्जेक्ट, यहीं से देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ एफर्मेटिव का। मैंने कहा ही गोज या गो टू, ठीक है, स्कूल। ये सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है ये सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस आएगा, तो ये हो गया गलत। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसको बड़े अच्छे से समझना। ये बात छोटी सी लगती है लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है भाई? तो है सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल, सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का, सही वर्ब का यूज करना। ठीक है, एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस, लगभग कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, लगभग सब्जेक्ट को देख करके वर्ब का यूज करना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। ठीक है, तो देखने में छोटा लगता है लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं चल पाता वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट कहीं होता है वर्ब कहीं होती है। ठीक है, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको पता होगा। दूसरा, अगर मैं ही की जगह दे कर दूं और फिर मैं ऐसे लिखूं, तो मुझे बताइए अब आप क्या लगाओगे? सर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लेना, जब सब्जेक्ट
हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाता है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बस एस या ई एस, नहीं आता। इतनी छोटी सी बात, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दोस्तों आपको कंफ्यूजन होना फिर भी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। यकीन मानो इंग्लिश का तो खिलाड़ी बना दूंगा बिल्कुल आपको। जिन बच्चों ने टेंस पढ़ी हुई है ना, अच्छे जाते हैं, वो भी मेरे साथ बिल्कुल टेंस पढ़ना दोबारा से, देखना उन्हें कितनी सारी नई चीजें मिलेंगी और वो चीजें जो अभी तक उन्हें पता थी लेकिन वो गलत थी, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो कॉपी कर लो, बिल्कुल जो चीज जैसी है ना उसको वैसे ही कॉपी करना, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम ये जो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट डू या डज है ना, V1। देखो इसको कैसे करते हैं भाई। मैंने बोला आई स्टडी, क्या मतलब है, मैं स्टडी यानी कि जो मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टडी करता हूँ। नॉर्मल सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि इसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, ठीक है, मैंने बोला आई स्टडी, ठीक है। फिर मैंने बोला आई डू स्टडी, क्योंकि आपको बताया अगर ही होता तो मैं डस का यूज करता, ठीक है, लेकिन आई के साथ डू का, आई डू स्टडी। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं स्टडी ही तो करता हूं। दोस्तों अगर मैं एक बात में कहूं ना, सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं, ये नॉर्मल वे है, ये इम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना जब भी अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में अगर आपका बिल्कुल नेगेटिव टेंस नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव में अगर डू डस का यूज हो गया दैट मीन्स वो गलत नहीं है, वो वहां पर इम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से लो, देखो बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप घर पर पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा और मम्मी को ऐसा लगा कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो और मम्मी ने शाम को पापा से आके आपकी क्या कर दी, कंप्लेंट कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपको आया थोड़ा सा गुस्सा, आप थोड़े भावुक हो गए और आपने कहा और क्या करता हूँ मैं, स्टडी तो करता हूँ। अब आपका जो बोलने का जो थोड़ा सा टोन आपका जो चेंज हुआ, जो आपने आवाज में जो आपका थोड़ा सा जोर दिया आपने, उस जोर को रिप्रेजेंट यही कर रहा है, तो ये नहीं करेगा आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूँ। किसने पूछा आप क्या करते हो, मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। सिंपल वे में आई डू स्टडी, मैं स्टडी तो करता हूँ, ठीक है। जैसे किसी ने हमसे बोला कि जी आप तो स्कूल जाते ही नहीं हो, और जबकि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। मैंने कहा और क्या करता हूँ, अरे स्कूल जाता हूँ मैं। इसका मतलब जो आपने जो अपनी बात में जो आपने जोर दिया, जो आपने इम्फेसाइज करा सेंटेंस को, उसी के लिए आपने बोला यहाँ पर डू, ठीक है। तो यदि डू और डज बीच में आ जाए तो एग्जाम में जज्बाती होकर उसको उड़ा मत देना कि वो एरर है, ठीक है। वो सेंटेंस का सेंस देख लेना, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज का यूज हो जाता है, बस वो क्या करेगा एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। अगर यहाँ पर होता ही तो मैं डज, ही डज स्टडी, वो स्टडी करता है, क्या दिक्कत है, वो स्टडी करता है, सिंपल ही स्टडीज। अगर सिंपल में बोलूंगा तो ही स्टडीज, इस तरीके से, ठीक है, वह स्टडी करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूं ही डज स्टडी, मतलब वह स्टडी करता है, बोलने का थोड़ा वे चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस दोनों सही है, ये कर रहा है यहाँ पर क्या, एम्फेसाइज, ठीक है, बहुत सारा करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, ओके। तो दोस्तों इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव, ठीक है, अभी ये भी तो पढ़ना है, मैं नेगेटिव, ठीक है, सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं अक्सर डू डज और नॉट, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपको पता होने चाहिए सभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी, ये तो हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ये,
अब इसमें वही जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम डस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आई के साथ भी प्लूरल, आई के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज हो जाता है, ठीक है। उसको समझेंगे हम बाद में कि ऐसा क्यों है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट, डू प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ भी डू ही यूज होगा, ठीक है। देखो जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या यूज कर दिया, डज यूज कर दिया, ठीक है। तो वह पत्र नहीं लिखता है। सेकंड में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं दे, तो डू का यूज कर दूंगा, दे डू नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि दे कैसा है, दे एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई नाम भी लिख दूं, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन डू नॉट वॉच द टेलीविजन, तो दोस्तों तब भी ये डू आएगा, क्योंकि एक राम हो गया और एक मोहन, एक से ज्यादा हो गया, दैट मीन्स प्लूरल हो गया। अब ये पूरा कंपाउंड हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। प्लूरल का सेंस दे रहा है क्योंकि दो जने हो गए राम और मोहन, तो इसीलिए क्या यूज करेंगे, डू, डस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात और इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू होगा, अगर कोई भी सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो रहा है, उसका सब्जेक्ट आईएनजी में है, तो याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है, सिंगुलर आती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हालांकि जो क्वेश्चन आता है ना, वो बेसिकली अफर्मेटिव से ही क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट और वर्ब को देख करके, डू की जगह डज और डज की जगह डू, ठीक है। इसी में अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव मैं आपको वहां पर ज्यादा फोकस कराऊंगा, मेन चीज जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वहां पर हम उसको उस चीज को थोड़ा और अच्छे डीपली समझेंगे। यहाँ से बेसिकली बस आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसी है, डू डज के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। एम्फेसिस करने के लिए भी वर्ब यूज हो जाती है। चलिए अब हम इसमें समझेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, डू डज को आप स्टार्टिंग में लगा देंगे, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी। तो वो बहुत सारे बच्चों को ना इनके रूल भी याद करने में परेशानी होती है, रूल मत याद करो बिल्कुल, ठीक है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ग्रामर है, और ग्रामर का इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कोई रूल नहीं भाई, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट को भी वन रिप्रेजेंट करती है, क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंट क्या बोलते हो, जो चीज वर्तमान में है, जो चीज अभी भी है, चल रही है, अभी भी है। जब अभी भी है तो उसमें V2 थोड़ी कर दोगे, V2 तो पास्ट को शो करेगी, ठीक है। और V3 काम कंप्लीट हो चुका है, वो हम बाद में आगे समझेंगे। और तो प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है V1 यूज होगी। बच्चों को सबसे पहली बात वो भी देखो, ये तो पता रहता है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, बाद में नेगेटिव है तो नोट लगा दिया, ठीक है। प्रॉब्लम करती है ये चीजें वर्ब वगैरह, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, दिमाग में आपके छप जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव में भी क्या करना है, वही चीज आपको पता है, मैंने बता दिया, डू कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा। डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो। दूसरा डज, ठीक है, ही ईट नॉन वेज, है ना, नॉन इसको ऐसे वेज, क्या वो नॉन वेज खाता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, क्या वो नॉन वेज खाता है, तो इस तरीके से। यहाँ पर अब ये मत देखना कि ही है तो ऐसे ही इस लगा दूं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पर
नहीं लगाया हुआ, मैं यहाँ पर क्यों लगाऊंगा। देखो इसका ही बड़े अच्छे से फंडा है, जब ऑलरेडी आ गया तो मैं दोबारा क्यों लगाऊंगा, है ना। और यहाँ पर तो सब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर डू आएगा, तो ऐसे ही इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। बड़े अच्छे से समझो, ये भी आपको एक नई चीज़ पता लगेगी, है ना, कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिंपल पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव हो तो वहाँ पे ऐसे ही एस हम लगा देते हैं, और नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में ऐसे ही एस नहीं लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लगाने की ज़रूरत क्या है मेरे भाई, ये नहीं आ गया। देखो जब आपने एक बार लगा लिया तो आप दोबारा क्यों लगाओगे, ठीक है। पढ़ी होंगी ना आपने बहुत सारी किताबें, इसमें लिखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव में मत लगाओ, तो बच्चे इसको इस तरीके से याद करते हैं, अरे अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव में सब में आएगा वो, लेकिन अलग अलग रूप में। जब इसमें ऑलरेडी यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ पर थोड़ी आएगा, ठीक है। सब कुछ वही है, चीजें बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, सारी खुल के रह जाएंगी बिल्कुल एकदम चीजें, ठीक है दोस्तों। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से एक बार हम समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने समझा टेंस होता क्या है। तो टेंस वर्ब का एक रूप होता है, सिंपल। टेंस द फॉर्म ऑफ वर्ब, जो किसी भी, अब वर्ब का रूप है तो देखो वर्ब क्या बताती है, कोई एक्शन बताएगी तो बस वही टेंस एक वर्ब का रूप है जो कि एक्शन बताता है, ठीक है। पोजीशन बताता है, आई हैव ए कार, और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो समय किस टाइम पे हो रहा है, या तो आज होगा या पास्ट में हो चुका होगा या फ्यूचर में। बस तो ये तीन का पॉइंट होता है हमारे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो टाइम होते हैं, बस इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंस। अच्छा दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्या सीखा कि सर जो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में ऐसे ही एस आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वैसे ही एस नहीं आएगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी डू या डज आ सकता है, बट जब आएगा तब वो इम्फेसाइज कर रहा होगा, नॉर्मल सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव में हमने देखा डू डज के बाद में हमने नोट लगा दिया, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और इंटरोगेटिव में डू डज को हमने स्टार्टिंग में रख दिया, बस, ठीक है दोस्तों।